So very good morning to all of you. एक बारी कंफर्म करा दीजिए that audible and visible properly. Morning. Is that audible and visible properly? Shalnu Pramod. ये आपके वही कंस्पेरेंस है जो आपको आपके साथ सर ने ऑलरेडी शेयर करके रखा है एंड आई जस्ट हैव टू डिस्कस राइट. तो सबसे पहले जो करंट अफेयर था वो था आपका यूके. बोला है ड्राइवर लेस कार ऑन रोड, मतलब कि जो कार होगी इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा. तो सबसे पहले आप ये बताओ यूके का फुल फॉर्म क्या है. अच्छा सामने लिखा है यूके. यूके यूरोपियन कंट्री है या अमेरिकन कंट्री है. यूरोपियन कंट्री है. हमारे इंडिया को किस कंट्री ने इतने दिनों तक कॉलोनाइज करके रखा था. यूके या ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने. ब्रिटेन ने. तो ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में कोई डिफरेंस है या एक ही है. एनीवन. एक ही है या अलग अलग है. कोई आइडिया है. निशा, शालू. शायद एक ही है मैम. शायद है. हाँ. वेरी गुड प्रमोद. देखिए जो यूके है इसको इसको लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, इसी को ब्रिटेन भी कहते हैं. लेकिन जब यूनाइटेड कहते हैं यानी कि 3-4 जगह मिल के हुई है तो इसी में इंग्लैंड है, इसमें वेल्स है और स्कॉटलैंड है. तो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, स्कॉटलैंड इससे अलग हो गया है. तो जब ये तीनों रहते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम. राइट. तो इंग्लैंड के लिए यूनाइटेड किंगडम बात एक ही है. बाकी इन्होंने हमें गुलाम करके रखा था, कॉलोनाइज करके रखा था. अब क्या है कि जो यूनाइटेड किंगडम है इन्होंने बोला है ड्राइवरलेस कार चलाने के लिए. अच्छा आप में से किसी को ये आइडिया है कि ड्राइवरलेस कार जो इंडिया में चलने वाली है वो कौन बनाने वाला है. साउथ में ये प्रपोज किया गया है कि इंडिया में भी ड्राइवरलेस कार का इवन एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो गया है. तो कौन बनाने वाला है. टेस्ला. टेस्ला वेरी गुड. और टेस्ला के ओनर कौन है. टेस्ला के ओनर कौन है. इलॉन मस्क. वेरी गुड. तो यही करंट अफेयर्स है. मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका ये हो जाएगा कि इंडिया में कौन करने वाला है. तो ड्राइवरलेस कार. अच्छा ड्राइवरलेस कार जिस टेक्नोलॉजी पे चलती है सारी चीजें उसमें दी नहीं थी. आई डोंट नो व्हाई. जिस टेक्नोलॉजी पे चलती है इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं. भाई ड्राइवरलेस कार यानी ड्राइवर तो नहीं होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेरी गुड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे आपकी ड्राइवरलेस कार चलती है. चाहे आपका ड्राइवरलेस कार कह लीजिए, आपका मोबाइल कह लीजिए. मोबाइल में नहीं होता कि आप बोलते हैं और वो टाइप कर देता है, या आपने बस एंटर किया तो आप देखो कि मोबाइल के जो कोड है आपको उसी तरह की चीजें यूट्यूब पे दिखाने लगती है जिस तरह की चीजें आपने सर्च की होती है. ठीक है. रिकमेंडेशन वैसी ही होती है. तो हर वो चीज जहाँ पे आपका गैजेट वैसे एक्ट करे जैसे ह्यूमन बींग, राइट, बिना कुछ बताए, तो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस. किसकी. आर्टिफिशियल गेजेट्स की इंटेलिजेंस. राइट. तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे वो ड्राइवरलेस कार का कंसेप्ट होगा, मोबाइल का कंसेप्ट हो गया, या आपका ऑटो कट एसीज होती है कि मतलब उतना वो कूल करेंगे उसके बाद वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये सारी चीजों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और अभी जो है यूके पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री बनने जा रही है जिसने बोला कि चलो ठीक है सबसे पहले आप रोड्स पर चला दो. हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग लगता था कि जापान या साउथ कोरिया इन दोनों में से कोई कंट्री ऐसी होगी जहाँ पे ड्राइवरलेस कार चलेगी. लेकिन सबसे पहले इसको शुरू कर दिया है यूके ने. ठीक. अच्छा एक कौन सी कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में जहाँ पे लेफ्ट चलने का ट्रेडिशन है, मतलब हर काम वो लेफ्ट से ही करते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से गाड़ियां चलाते हैं, इवन स्केलेटर वगैरह पे भी चढ़ते हैं तो भी लेफ्ट साइड से. अमेरिका नहीं है. और कोई. और कोई.
ही लगाइए। मैंने सुना है बट याद नहीं। जापान एक ऐसी कंट्री जहाँ हर चीजें वो लोग लेफ्ट से करते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी को जाना है, ओवरटेक करना है या उनको जल्दी जाना है तो सब राइट से चल जाए। उनके यहाँ का कस्टम ही यही है कि हमेशा जो है लेफ्ट से चलना है, ठीक है। अब अगला जो है वो आपका ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके एक आर्टिकल था, करनाल एडमिन रोल्स आउट ऑक्सीजन व्हील्स टू ऑक्सीजन क्राइसिस। अब सबसे बड़ी क्राइसिस इस समय वर्ल्ड की क्या है, वर्ल्ड की तो जो भी है, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ये तो आर्टिकल मैं बता ही दे रही हूँ, आप ये बताओ कि कौन से स्टेट में ये बोला है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है तो हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलेंगे। कौन से स्टेट ने, इंडिया के कौन से स्टेट ने बोला है कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलते हैं? बिल्कुल, यूपी ने बोला कि जिस तरह से नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो रही है, हमें जो है ऑक्सीजन को, सॉरी, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलना है, राइट। अच्छा, अभी कौन से ऐसे वर्ल्ड की क्या बॉडी है जिससे ये बोला है कि कोविड-19 का पेंडेमिक इंडिया में इसलिए ज्यादा है क्योंकि रियल डेटा हमारे सामने ही नहीं आ रहा है। रियल डेटा का मतलब समझते हैं कि डेथ हो रही है 3 की, और सॉरी, डेथ हो रही है 3 लाख की और बता रहे हैं 30, तो रियल डेटा सामने नहीं आ रहा है, इसलिए कोविड-19 का पेंडेमिक इंडिया में बहुत ज्यादा है। ये भी कौन से इंस्टीट्यूट ने बोला है? बस आपका 2 दिन पहले की न्यूज है। कभी नहीं। डब्ल्यूएचओ ने बोला। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? निशा, आप बताओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब कोविड-19 में ये बताइए कि स्पुतनिक 5 हमने कहाँ से लिया? स्पुतनिक 5 नाम का जो वैक्सीन है वो कौन सी कंट्री इंडिया को दे दी है? रशिया। रशिया, वेरी गुड। और हमारा जो वो है कोविशील्ड, वो किसने बनाया है? इंडिया। इंडिया में भारत। भारत बायोटेक। सीरम, सीरम और भारत कोविड। बायोटेक। हाँ, चलिए। तो जो करनाल है, करनाल ये अब देखिए इसमें क्वेश्चन रखे पूछ जा सकते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट यही होगा स्पुतनिक 5 कहाँ से लिया जा रहा है। दूसरा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस स्टेट ने बोला है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बदलने के लिए। उसके अलावा ये तो है करनाल एडमिन, करनाल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ताकि वो ऑक्सीजन की क्राइसिस को कम कर पाए। इसके लिए उन्होंने 24/7 ये बोला है कि कभी भी किसी को जरूरत होगी तो वो ऑक्सीजन का जो इनका वो है जो कार्टेज है वो हमेशा सप्लाई के लिए निकला रहेगा, जिसको भी जरूरत होगी तो ये इसको अवेलेबल कराएंगे, राइट। तो अब इनका जो पर्पस है ये तो यही कि स्मूथ सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, राइट। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला जो आर्टिकल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके लिए कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री ड्राइवरलेस, मतलब टू अलाउ ड्राइवरलेस कार। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यूके में कौन सी कंट्री आती है, तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आती है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया में ड्राइवरलेस कार कौन प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो इलॉन मस्क जो टेस्ला के हैं वो करने जा रहे हैं। फिर थर्ड आप ये याद रखिएगा कि ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, तो ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, राइट। ये तीनों चीजें आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जो सेकंड आपका आर्टिकल है करनाल एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑक्सीजन ऑन व्हील्स को लेके, उसके लिए याद रखिएगा कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स तो मतलब हो सकता है अगर आपका एग्जाम 1-1.5 महीने में हो जाए तो ही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसके लिए आपका कोविशील्ड कहाँ से बन रही है, राइट। कोविशील्ड बनने के बाद आपका स्पुतनिक हमने कहाँ से लिया है, राइट। जो लगातार देखिए हर दिन रिपोर्ट्स आती है ना कि आज इतनी डेथ हुई, आज इतनी डेथ हुई, तो डेथ वाली रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें वो जो WHO ने कहा है कि मतलब इंडिया का जो पेंडेमिक है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो डेटा जो है सामने नहीं आता है। इवन अभी रिसेंट में एक न्यूज और थी कि ऑस्ट्रेलियन कोई सिंगर है जिसका नाम नहीं आता है, तो ऑस्ट्रेलियन सिंगर ने पीएम केयर्स फंड में पैसे देने की बात की थी, राइट। जब उसको लगा कि जो है ठीक से लोगों सर्विसेज नहीं पहुंच रही हैं, तो उसने क्या किया कि वो पूरा पैसा उसने पीएम केयर्स फंड में नहीं दिया बल्कि यूनिसेफ को दिया है। तो यूनिसेफ के थ्रू वो नाम सिंगर नहीं है, क्रिकेटर है। हाँ, तो उसने बोला है कि वो जो है पीएम केयर्स फंड में नहीं देगा बल्कि यूनिसेफ के थ्रू फिर उसने दिया है पैसे। मतलब ये कहीं ना कहीं कितना क्रेडिबिलिटी उसने गिरा दी वर्ल्ड लेवल पे। मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा गिर गई कि सरकार का किसी को भरोसा नहीं है, बल्कि क्या करेंगे, उसको
किसी प्राइवेट बॉडी के थ्रू ये लोग लेके आ रहे हैं पैसे। फिर अगला है सिडबी को लेकर। सिडबी देखिए मतलब ये तो एक बैंक है, जैसे सिडबी हो गया, आपका मुद्रा हो गया, तो ये लोग क्या है, बैंक है। ये जो बैंक होता है, जैसे कि अब इसका नाम ही देखिए क्या है, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है आरबीआई ने क्यों बनाया है, सिडबी हो गया आपका, ये मुद्रा बैंक है, या आपका हो गया एक होता है ना लोकल एरिया बैंक, है ना। तो ये सारे जो बैंक है अलग अलग पर्पस को फुलफिल ये करने के लिए इस स्टार्टअप्स तरीके के के बैंक। लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। ये तो पहले से थे ना, जब स्टार्टअप्स का कंसेप्ट नहीं था तो भी थे। तो जैसे अभी कुछ और भी बैंक का कंसेप्ट आया है, लोकल एरिया बैंक हो गया, है ना। तो अभी धीरे धीरे क्या कर रहा है आरबीआई, अपनी पावर को, फंक्शन को लगातार बढ़ा रहा है। जैसे एक आपका है पेमेंट बैंक, है ना। तो पेमेंट बैंक जैसे कि आपका एयरटेल हो गया और पेटीएम हो गया, फिर उसके बाद एक था पोस्ट ऑफिस बैंक। तो ये सारे जो बैंक है वो आरबीआई हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाता रहता है। उसी में सिडबी भी एक उसका एक है। अभी सिडबी क्या करता है, तो देखिए सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से कम है, तो वो हो गया आपका सिडबी। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये लोग जिसको लोन देते हैं उस तरह के इंस्टीट्यूशन को जिसको ये लोन देते हैं उसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस। एमएसएमई इसका क्या मतलब है, माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस। और ये जो बैंक है वो लाने के पीछे का कंसेप्ट आरबीआई का ये था कि इंडिया में देखो हर किसी की लोन तक एक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोग अगर बैंक में जाने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि जो बैंक के इवन आपको अपना अकाउंट भी ओपन करना होता है, तो उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी, एक तो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, बहुत स्मॉल, जो उसके फॉन्ट साइज है बहुत स्मॉल होते हैं, पूरा इंग्लिश में होता है। तो किसी भी आम आदमी के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं कि वो उसको समझ के फॉर्म वगैरह को फिल कर सके, तो उसको तो कभी लोन ही ना मिलता। तो इंडिया में जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं साहूकारों का कंसेप्ट, जो कहते हैं कि रेट पे पैसे देते थे गांव के लोगों को। तो जो ये गांव के लोग काम क्या करते हैं, जैसे कि किसी का होगा डेयरी प्रोडक्ट यानी गाय वाय का वो करना, या किसी का हो सकता है कि जो वो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, फार्म प्रोड्यूस होते हैं, फार्म प्रोड्यूस को मार्केट तक लेके जाना। तो ऐसे छोटे छोटे काम ये लोग करते हैं। और इंडिया में जो मैक्सिमम लोगों की जनसंख्या है, मैक्सिमम लोग जो बसते हैं वो यही फार्म प्रोड्यूस को बेचने वाले होते हैं, क्योंकि 70% तो एग्रीकल्चर के लोग हैं। तो इन तक अगर जो हमें सर्विसेज पहुंचानी है तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड बैंक की जरूरत थी। तो उसके लिए इन्होंने मतलब आरबीआई लेके आई सिडबी, राइट। अब ये सिडबी का काम क्या है कि जो एमएसएमई, जो लोग मतलब जो एमएसएमई को लोन की जरूरत है, इस एमएसएमई को लोन देना सिडबी का काम है, ठीक। तो सिडबी ये देखती है कि क्या एमएसएमई को प्रॉपर वे में जितना उनको लोन की जरूरत है उतना वो दे पाए, और उसके बाद फिर अब लोन दिया है तो पैसे वापस भी तो करना पड़ेगा, तो उसको जो है लोन को वापस लेना, ये इन्हीं का काम होता है। अब इस समय कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। अब इस कोविड-19 पैंडेमिक में जो भी एमएसएमई काम करने वाली हैं, या जैसे कि हो सकता है वो कोई काम करने वाला है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, कोई काम करने वाला है ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर बनाना। तो इस तरीके का जो काम है, यानी जो काम वो एमएसएमई जो कोविड-19 से रिलेटेड के काम को कर रही हैं, उनको लोन प्रोवाइड करेगी इस समय सिडबी, राइट। तो सिडबी उनको लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। अच्छा एक चीज और बताइए, लोन वेवर, इस लोन वेविंग क्या होता है, व्हाट इज लोन वेविंग? व्हाट इज लोन वेविंग? इकोनॉमी की क्लास में हो गई ना आपकी? एनी आइडिया लोन वेविंग क्या होता है? नहीं पता मैम। लोन वेविंग क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब सरकार मतलब एकदम चुनाव आ जाता है, तो बहुत सारे सरकार बोलती ना कि हमने किसानों का इतना कर्ज माफ कर देंगे, हम आएंगे तो कर्जा वो कर देंगे, कहते हैं ना। उसी को हम कहते हैं लोन वेव कर देना, लोन की वेविंग। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक दीपक मोहंती कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस दीपक मोहंती कमेटी की रिपोर्ट ने ये बोला कि अच्छा अच्छा एक चीज पहले और बताइए फिर इसको बताते हैं, एनपीए क्या होता है, व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? एनीवन? निशा, सालू, प्रमोद, एनपीए क्या है? नहीं पता? एनपीए बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, आपकी इकोनॉमी की क्लासेस भी हो गई हैं, फिर भी एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक। यानी बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। मान लीजिए विजय माल्या, जो विजय माल्या का केस है, तो वो क्या है, एनपीए तो हुआ है बैंक का, उसको हम कहते हैं एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक।
अब बैंक ने जब उसको लोन दे दिया तो बैंक क्या करेगी, उससे जो है आपको इंटरेस्ट लेगी ना, इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा है कि ना तो वो इंटरेस्ट वापस कर रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट कर रहा है। तो जब ऐसा करने में 90 डेज 120 के बाद जब लगभग साल बीत जाते हैं और पैसा बैंक के पास नहीं आता, तो उसको बैंक बोल देती है कि अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, अब ये पैसा वापस नहीं आ पा रहा सिस्टम में, तो उसको कह देते हैं एनपीए, राइट। तो जो दीपक मोहंती कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसने कहा कि जो मतलब सरकार क्या करती है, बहुत सारे किसानों का लोन माफ कर देती है, जिसको कहते हैं लोन वेवर, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो किसान है वो जो है लोन को जमा ही नहीं करते हैं और वो वेट करते रहते हैं कि बस इलेक्शन आ जाए। तो उनको पता है कि जब इलेक्शन आएगा तो जो है हमें वापस करना नहीं पड़ेगा, और जो है गवर्नमेंट हमेशा बोल देती है कि चलो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाता है। अब आपको पता होगा कि बैंक क्या करती है, हम लोगों से पैसे लेती है और हमसे पैसे लेने के बाद किसी को पैसा लोन पे देती है, फिर जब वो उससे इंटरेस्ट देता है तो उससे हमको इंटरेस्ट देती है, बीच में अपना मार्जिन काटती है। इसी थ्योरी पे आपके इंडिया के बैंक चलते हैं। लेकिन अगर इंडिया के बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा तो बैंक ठीक से परफॉर्म नहीं कराएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आपको इंटरेस्ट रेट कम देंगे, आप लोग पैसा जमा करेंगे उसमें कम इंटरेस्ट रेट देंगे, तो आप लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखोगे। जब पैसा बैंक में नहीं जाएगा तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि सब मार्केट में कितना पैसा है, और उससे क्या हो जाएगा, करप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी कि मतलब बैंकों में ज्यादा से ज्यादा खाता खुल जाए लोगों का। उस स्कीम का क्या नाम था, क्या नाम है स्कीम का, जिसमें ये है कि जनधन सबसे, हाँ, जन धन योजना। और उसका टैगलाइन क्या है, जनधन योजना की टैगलाइन क्या है, क्वेश्चन आ सकते हैं इन सब में। भारतीय जनधन योजना की टैगलाइन क्या है, बताया था मैम आपने। मेरा खाता भाग्य विधाता, हाँ मेरा खाता भाग्य विधाता। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वेवर स्कीम, और उसके बाद जनधन योजना, ये सारी कुछ समझ में आया। आगे बढ़े, अमन, भास्कर, निशा, मैम कोई भी इसमें श्वास और आरोग्य कोई फुल फॉर्म है या ये ऐसे ही है? ऐसे ही, एक तो इन्होंने दिया नहीं था इस तरीके का, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, सिडबी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको एनपीए पता होना चाहिए, आपको लोन वेवर स्कीम पता होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल आप देखिए, बैंक का भी देख लीजिए, एसएससी का भी देख लीजिए। अब बहुत ये सारी चीजें तो बहुत ही फैक्चुअल हो जाएंगी कि इसने लोन दिया। अब या तो एग्जाम 1 महीने में होने वाला हो, 1 महीने में तो होने वाला नहीं है, हमेशा इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि अब ये तो हो गया, तो दिया किसने, इसने। एमएसएमई क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, की वर्ड्स पूरे पता होने चाहिए। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी का काम क्या है, तो सिडबी आरबीआई के अंडर काम करने वाली बैंक है, ठीक है। सिडबी हो गया, ये आपका अभी अभी सर पढ़ाएंगे आपको लोकल एरिया बैंक क्या है। अच्छा चलो ये हो सकता है आपको नहीं पता हो, मुद्रा जब योजना लाई गई थी तो उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, वो पिछले साल आई थी ना। और पिछले साल आई थी, पिछले के भी पिछले साल। अच्छा। रघुराम राजन का नेम सुना है, रघुराम हाँ राजन। मुझे रंजन याद आ रहा था। नहीं, अगला जो आर्टिकल है अभी बता देते फिर आपसे पूछते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगला जो है, अमिताभ चौधरी री अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। तो अब ये री अपॉइंट का क्या मतलब है कि इसके पहले भी यही रहे होंगे, तो इनका वापस से री अपॉइंटमेंट होता है, ठीक। अब ये क्या है कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं एंड सीईओ भी हैं, ठीक है। अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सिस बैंक का जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है उसमें ये काम करेंगे, और मतलब कि उसके बैंक बोर्ड के लिए भी। सालू प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा, शोर बहुत आ जाता है। देखिए हर बैंक जिस हिसाब से चलती, चाहे आपकी आरबीआई हो या जो है आपके एसबीआई हो, ये सब जो बैंक चलते हैं इनका एक बोर्ड होता है, बैंक बोर्ड। तो जो बैंक बोर्ड होता है वही ये सारी चीजों को चेक करता है कि किसका क्या होगा, कैसे होगा, तो वो ये सारी चीजें चेक करने का काम होता है बैंक बोर्ड का, ठीक। तो अब जो सीईओ और या जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो उस बैंक बोर्ड के हेड होते हैं, राइट। तो ये इस बैंक बोर्ड के हेड होंगे जहाँ पे ये सारी चीजें पता चलेगी। अच्छा बैंक में एक और की टर्म होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा कंसर्न है कि जो बैंक वाले सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे, मान लो कि कोई 1,000 रुपए या 2,000 रुपए आपके हैं, बैंक वाले जो आपने अमेजोन से परचेज किया था हमने जो है बैंक से पे कर दिया, राइट। अब अमेजोन कह रहा है कि और हमने समझ लो कि उस सामान को वापस कर दिया। अब क्या है कि अमेजोन कह रहा है कि हमने आपके पैसे रिटर्न कर दिए बैंक में, और बैंक बोले कि मुझे तो आपके कोई पैसे मिले ही नहीं है। तो इस तरह की जो कंप्लेन है वो बैंक का कौन सा डिपार्टमेंट होता है, किसको जो है हम फिर कंप्लेन करते हैं। अगर बैंक के लेवल पे चीजें सॉल्ट आउट नहीं होंगी तो फिर कंप्लेन कौन लेगा,
नहीं, आरबीआई नहीं, हर बैंक का एक बैंकिंग ऑम्बुड्समैन होता है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। फिर अगर मतलब अगर जो आपका जो लोकल एरिया का बैंक है वो आपकी कंप्लेन नहीं सुनता है तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कंप्लेन करेंगे, आरबीआई को नहीं, ठीक है। तो अमिताभ चौधरी का रीअपॉइंटमेंट हुआ है एक्सिस बैंक के लिए, और ये जो है बैंक बोर्ड में भी रहेंगे। अभी जो ये इनका टर्म है ये 3 इयर्स के लिए है, और जनवरी 2022 से इनका लेके 2024 तक जाएगा। और इसमें मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इनके लिए क्या ही जानेंगे, कि जैसे उसके पहले वो एचडीएफसी में और स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर चुके हैं। कभी कभी आपके अपॉइंटमेंट वगैरह आते हैं बैंक एग्जाम के लिए भी। आई डू नॉट थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है, क्योंकि अगर इनका पहला अपॉइंटमेंट होगा है ना, कि मतलब पहली बार कोई बंदा बना है ना, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। बट ही इज रीअपॉइंटेड, मतलब पहले भी ये थे तो ऑब्वियसली इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह सही रहा होगा, इस वजह से इनको बनाया गया है, राइट। तो इस वजह से मुझे नहीं समझ लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका होने वाला है। अगर इसमें से भी हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हमसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं, जैसे कि बैंक बोर्ड क्या होता है। हाँ, फाउंडेशन वगैरह भी पूछता है, मतलब कभी वो फाउंडेड हुई थी बैंक। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक ऐसी है जिसका रिलेवेंस ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आपका मुद्रा का कॉन्सेप्ट आया था, तो मुद्रा बिल्कुल 2014 में बनी हुई स्कीम थी, बिल्कुल करंट अफेयर्स की चीज, और जिसका रिलेवेंस ज्यादा, जो ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगी, उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप कोई अच्छा, आरबीआई कब बनी है, आरबीआई कब फॉर्म हुई है? 1 अप्रैल 1935। 1935। और 1935 में ही आपका सुप्रीम कोर्ट भी बना है, आपका यूपीएससी भी बना है। ऐसा क्यों? तब 1935 में चमत्कार हुआ था क्या? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि 1935 में आप याद करो कि हमारा भारत कब आजाद हुआ है, इंडिया का इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और आरबीआई बन गया 1935 में, सुप्रीम कोर्ट बन गई 1935 में। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 1935 में जो ब्रिटेन की सरकार थी वो लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म की शुरुआत की जाती है। और उसी रिफॉर्म में एक रिफॉर्म ये भी था कि एक सेंट्रल बैंक बना दिया जाए जो कि बाकी बैंक को मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, बाकी बैंक, और ये कहते हैं गवर्नमेंट का बैंक बनेगा। तो उसी टर्म में आपका जो आरबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी सब 1935 में ही बना है। तो अगर ये मतलब अगर जो अमिताभ चौधरी वाला करंट अफेयर्स है उसमें आपके बैकएंड से जाके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बैकएंड में पूछा जा सकता है कि बैंक बोर्ड क्या है, पहली चीज आपसे आरबीआई को लेकर चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि आरबीआई ही बेसिकली देखता है, ये सारी चीजों को बेसिकली कंट्रोल आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई के फंक्शन हमेशा, क्या मतलब बैंक का कोई भी आप एग्जाम दो, आरबीआई के फंक्शन और को लेके क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। आरबीआई के कौन सा एक्ट उसको बैकिंग कर रहा है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है, जैसे कि तो गवर्नमेंट का बैंक है, या फिर वो जो है बाकी सारे लोगों को जो जो उनके खाते रहते होंगे उसको देखेगा, बाकी बैंकों के खाते को देखेगा। उसमें उसका एक आपने पढ़ा होगा सीआरआर रेट क्या है, एसएलआर रेट क्या है, पढ़ा है ये सब? सीआरआर क्या है? यस मैम। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व। एसएलआर स्टैट्यूटरी, हाँ, लिक्विडिटी रेशियो। तो क्या डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में? What is the basic difference between CRR and SLR? पढ़ा दिया है सर ने। सीआर में जो बैंक्स के फंड होते हैं वो आरबीआई के पास होता है, रिजर्व एसेट की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में। लेकिन एसएलआर में वो बैंक के पास मतलब बैंक के खुद के पास होते हैं, वो आरबीआई को नहीं होता। और कोई ट्राई करेगा? अमन, भास्कर, प्रमोद। प्रमोद, what is the basic difference between CRR and SLR? याद नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सीआरआर का तो ये था कि कैश के फॉर्म में वो बैंक जो है, सॉरी आरबीआई कैश के फॉर्म में जो बैंकिंग से कैश जो है रिजर्व करती है किसी इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर। और एक बता
अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए जितना भी पैसा आरबीआई के पास रहता है, जो भी पैसा रहता है, ठीक, उन सब पैसा कैश के फॉर्म में, जो भी पैसा उसके पास है उसका 4% आरबीआई कैश रिजर्व, नाम ही है सीआरआर का पूरा फुल फॉर्म देखिए, कैश रिजर्व रेशियो, उसका जो है कैश करके वो अपने पास रखती है। वो जो 4% है उसका मार्केट में भी कोई सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है, मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ये सारी चीजें हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, की क्या है, इन सबको क्या कहते हैं पता है आपको? इनको कहते हैं मॉनेटरी टूल्स, मॉनेटरी टूल्स ऑफ आरबीआई। और इस मॉनेटरी टूल का यूज आरबीआई क्यों करती है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक। तो अब जितना भी सीआरआर होगा, मतलब जितना भी बैंक के पास पैसा होगा, आरबीआई के पास पैसा होगा, उसका 4% उसने सीआरआर में रख दिया। अब मान लीजिए कि मार्केट में जब देखेगा कि मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम है तो यानी लोगों के हाथ में पैसा अभी कम है, तो लोग जो है डिमांड कम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर महंगाई देखेगी आरबीआई बढ़े तो इस यही जो सीआरआर है उसका कुछ पैसा इन्फ्यूज कर देंगे। जब उसको लगेगा कि मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा बढ़े, तो सप्लाई नहीं, फिर महंगाई बढ़ेगी, तो जो है सीआरआर को खींच लेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करती है कि जो है लिक्विडिटी को सक करती है, मार्केट से लिक्विडिटी को सक करने का टूल है आपका सीआरआर। अब एसएलआर क्या होता है कि एसएलआर बैंक को मतलब आरबीआई को नहीं रखना होता है, एसएलआर जो है बैंक रखेगी। अब बैंक रखेगी तो किस फॉर्म में रखेगी, या तो कैश रख लो आप, या आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक, आरबीआई सिक्योरिटी इशू करती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर गोल्ड में, इन तीनों चीजों में, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो बैंक है उनको पैसा रख लेना होता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी, तो जो बैंक होंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेंगे। तो जब एसएलआर के थ्रू बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया तो बैंक का पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। अब यानी कि बैंक के पास पैसा नहीं बाकी लोगों को लोन देने के लिए, तो जब वो सस्ते में लोन नहीं दे पाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, जब लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो वो डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को हम कहते हैं मॉनेटरी टूल्स ऑफ आरबीआई। तो जब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई काम करती है तो हम कहते हैं ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, और जब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार काम करती है तो उसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी चल रही है। आई बात समझ में सबको? निशा, भास्कर, अमन। यस मैम। अब अगला जो आपका आर्टिकल है वो है ट्राइफेड को लेके। ट्राइफेड लिंक्स एमओयू विद द लिंक फंड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये देखिए जो ट्राइफेड है ये है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक। ट्राइफेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरा और आपका एग्रीमेंट हो जाए कि हर मंडे को 8 बजे हम लोगों को क्लास लेनी है। अब मैं भी बिल्कुल रेडी हो जाऊँ कि नहीं मैं तो बिल्कुल सुबह उठ के बैठ जाऊंगी, और आप भी उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जब रेडी हो जाए, मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सबमर्ज हो जाना चाहिए, तब दो बॉडीज होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करती है। तो ट्राइफेड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आया है, किसके साथ, लिंक फंड के साथ। लिंक फंड इज अ प्राइवेट एंटिटी, तो इनके साथ जो है एक उसमें आया है। ये क्या करेंगे, ये लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, राइट। अब देखिए इसमें एक चीज को समझिए, पहले तो ये है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड किसके लिए लेके आएंगे, जो ट्राइबल्स के लिए। अब ट्राइबल्स में भी कौन से ट्राइबल्स के लिए, जो हाउस होल्ड के ट्राइबल्स हैं। हाउस होल्ड का मतलब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की जो मदर है वो हो सकता है वर्किंग है, लेकिन होता है ना घरेलू हाउस होल्ड के काम, कि जो मतलब घर के आपके काम है उनसे लगे हुए लोग, या हाउस होल्ड कहते हैं हाउस होल्ड गुड्स। तो ट्राइबल के वो लोग जो हाउस होल्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड लेके आएंगे। जैसे उनके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड का क्या मतलब है कि अपना वो घरेलू काम ना छोड़े, अपने वो हाउस होल्ड को काम को ना छोड़े, उसके साथ साथ कुछ उनको ऐसी चीजें दे दी जाए जिससे क्या है कि उनका एक होता है ना एक प्रॉपर लाइवलीहुड, एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड चलता रहे। जैसे कि आपका मान लीजिए हो गया पिकल बनाने का काम, कि अब अपना वो हाउस होल्ड का भी जो लेडी है वो काम कर रही है और पिकल भी बना के दे देगी। तो इस चीज को लेकर ट्राइफेड
और लिंक फंड, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या होगा कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड देंगे किसको, ट्राइबल हाउसहोल्ड के, कहाँ के ट्राइबल हाउसहोल्ड, इंडिया के ट्राइबल हाउसहोल्ड को सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने की बात करी गई है। और उनको फिर से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझिए कि ट्राइबल हाउस होल्ड को उन्होंने काम दे दिया कि चलो तुम लोग जो पिकल बनाओगे तो वो पिकल हम खरीदेंगे, उससे तुम्हें जो है पैसे मिल जाएंगे। आप सोचिए कि जो जब वो पिकल बनाएंगे तो क्या आवाज कट गई थी बीच में, आवाज कट गई थी। अब सही है, ठीक है। लिंक फंड क्या है? द लिंक फंड एक प्राइवेट बॉडी है, जैसे कि आपका अंबानी जियो है ना, तो लिंक फंड भी उसी तरह का एक प्राइवेट बॉडी जो कि एनजीओ है। एनजीओ मतलब, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, इसके अलावा भी वो वेलफेयर स्कीम करते रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एनजीओ। इसी वजह से होगा आपका ग्रीन पीस, जो पेड़ को नहीं कटने दे रहे हैं। उत्तरांचल में आपका था सॉरी गुजरात में एक था जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट है ना, तो वो लोग जो कि वैसे काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्टिल वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है और लोगों को वेलफेयर पहुंचाते हैं, उनको हम कहते हैं एनजीओ। ठीक है, तो वैसा ही आपका एक एनजीओ है, वो है लिंक फंड। तो ट्राइबल हाउस होल्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, वो क्या कर रही है, सॉरी आपका ट्राइफेड, ट्राइफेड जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है वो, और आपका लिंक फंड, ये दोनों मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेके आए हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या करेगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड देगा किसको, ट्राइबल्स को। लेकिन ट्राइबल्स में भी कौन से ट्राइबल, जो कि हाउस होल्ड से जुड़े हैं। हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना घरेलू काम नहीं छोड़ना है, आप उस हाउस होल्ड के काम के साथ साथ जो है काम कर पाएंगे, जिससे क्या है कि आपकी लाइवलीहुड चलती रहे, मतलब आपकी मतलब नहीं, ट्राइबल्स की लाइवलीहुड चलती रहे। आप इससे क्या होगा, इनका कहना ये है कि इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और इसके अलावा जो ट्राइबल्स की वैल्यू है मार्केट में वो बढ़ेगी, बिकॉज उनका मतलब प्रोड्यूस जो चीजें वो बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेगा, तो एग्जांपल समझिए कि सपोज कि कोई ट्राइबल फैमिली है, उससे बोला जाता है कि तुम पिकल बनाओ, अचार बनाओ। वो क्या करेगा कि जब वो पिकल बनाएगा तो मार्केट से वो आम खरीदेगा, मसाले खरीदेगा, तो उससे उसने डिमांड जो है मार्केट में बढ़ा दी। जब वो मार्केट में डिमांड बढ़ाएगा तो अब वो उसने पिकल बना लिया, तो पिकल बेचने के लिए जो है कोई लेके जाएगा उसको, मतलब उसको डिब्बे में पैक करना पड़ेगा, तो डिब्बे वालों का काम पड़ गया। फिर कुछ लोग होंगे जो उसको मार्केट तक लेके जाएंगे, तो लॉजिस्टिक वालों को भी काम मिल गया। फिर कुछ लोग उसको बेचेंगे, उनको भी काम मिल गया। तो एक इंसेंटिव से आप देखो मल्टीपल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पा रही है। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए जो ट्राइफेड है और लिंक फंड है, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, कोई डाउट है? अमन क्लियर हो गया क्लियर हो गया मैम। ये कहाँ के लोगों के लिए है ये, मतलब पूरी इंडिया में, होल इंडिया, होल इंडिया, होल इंडिया। हाँ, मैक्सिमम जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में है, सबसे ज्यादा ट्राइबल्स कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो मेन लैंड इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स कहाँ पे है? एमपी में, एमपी में सबसे ज्यादा। ओके मैम। अगला देखिए आप, इंडियन बैंक साइन एमओयू विद बीएसएनएल। पता नहीं, मतलब ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल सा करंट अफेयर्स लग रहा था। बाकी अच्छा, इसमें आप लोग ये मेरे को बताओ कि लैंड, ये सब नाम तो सुना ही होगा, लैंड, मैन, वैन, क्या डिफरेंस इसमें? साइंस टेक भी हो चुकी है ना? लैंड मैन तो याद है, मैन का याद नहीं आ रहा। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मैन का याद नहीं आ रहा मुझे। किसी को काफी टाइम हो आपको गया नहीं आता, पढ़े हुए। बाकी लोगों का। निशा, क्या मतलब बड़े एरिया के लिए क्या करेंगे? तो ठीक है, आपने बताया नेटवर्क, कैसा नेटवर्क? वाइड 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 हो सकता है।
हाँ, तो क्या होगा? मतलब जैसे कि आपने बताया कि वो छोटे एरिया के लिए होगा, ये बड़े एरिया के लिए होगा, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइज नहीं पता होगा तो एग्जाम में ऐसे ही भूलेंगे। क्या मतलब फिलहाल तो इसमें बीएसएनएल की नेटवर्क की बात हो रही है। आप इसको बताओ, अच्छा लैंड मैन वैन में क्या डिफरेंस है? मतलब क्या लैन एक लोकल एरिया के लिए है जो कि नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है। और मैन या बोल मैन मतलब इन दोनों के बीच का टर्म है ये, इतना तो याद है, बाकी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैन का। और एक वाइड एरिया मतलब ग्लोबली होता है वैन का। ग्लोबली होता है, मतलब पूरे दुनिया में एक इंटरनेट। नहीं नहीं नहीं, ग्लोबली इन द सेंस एट अ वाइड रेंज। एक कैन भी है, मुझे यस आई बताते कैन। हैं। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हाँ वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली क्यों की गई हैं कि जब से आपका मतलब ऐसा जो जो जब से डिजिटल इंडिया शुरू हुआ, तो डिजिटल इंडिया में क्या है कि मैक्सिमम चीज आपकी कंप्यूटराइज हो गई। कंप्यूटराइज मतलब कि हर चीज का जो कनेक्शन है वो नेट से है। तो जब हर चीज का कनेक्शन नेट से है तो हमें अपने एरिया को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना होगा। ठीक, अब आपका अपना मोबाइल ही कंप्यूटर, आप चलते फिरते कंप्यूटर है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे एरिया का एक्सपेंशन हो जाता है, जितना ज्यादा हम एरिया को मतलब कि लैंड है, लैंड मतलब अगर मान लो कि मैं सिर्फ फ्लूटस एकेडमी में काम कर रही होती, अभी यहाँ पे अपने घर पे नहीं, फ्लूटस में बैठ के काम कर रही, तो फ्लूटस के कैंपस में नेट लगा हुआ है, तो हो गया कैब। ठीक, लैंड का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, कि जहाँ पे हम लोग फ्लूटस में है वो दैट इज आई थिंक कौन सा सेक्टर है, सेक्टर 15 है ना फ्लूटस। तो वो जो सेक्टर 15 का नेटवर्क, तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, पूरे को कवर कर रहा है। ठीक, मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब पूरा का पूरा नोएडा ले लीजिए, तो वो हो गया मैन। और वैन का मतलब दिल्ली एनसीआर, पूरा वाइड एरिया नेटवर्क। पर ग्लोबल का कंसेप्ट अभी नहीं है, अभी इतनी एंगेजमेंट नहीं है। ठीक, अब इंडिया बैंक ने जो है साइन किया है अगेन एमओयू। एमओयू का मतलब आपको बताया कि एमओयू का क्या मतलब होता है कि जब दोनों ही पार्टी कंसेंसस पे आ जाए कि चलो हम भी तुम्हारी बात मानेंगे और तुम भी हमारी बात मानोगे, उतनी जितनी हम तुम्हारी मानेंगे उतना आप हमारी भी मानेंगे, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंडियन बैंक ने बीएसएनएल के साथ जो है साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए इन्होंने कहा कि क्यों किया है, तो टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू द इंडियन बैंक एट कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट। ठीक है, अधिकतर देखो बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, तो बीएसएनएल का इस समय जो डिमांड है मार्केट में बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि बीएसएनएल बंद हो जाएगा। अगर बीएसएनएल बंद हो जाएगा तो कोई सरकारी कंपनी आपकी टेलीकॉम में नहीं बचती। अब बीएसएनएल को मार्केट देना था, तो बीएसएनएल को मार्केट देना, तो मार्केट कहाँ से देंगे? बाहर के लोग तो जियो धन धनाधन खरीद रहे हैं। तो इन्हीं का गवर्नमेंट का जो बैंक है इंडियन बैंक, इनको जो टेलीकॉम की जरूरत है, इनको चाहिए था कि मतलब बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, तो कंप्यूटर और इंटरनेट की। तो इसीलिए जो बैंक इंडियन बैंक है उसने बीएसएनएल के साथ एमओयू साइन किया है कि आप मुझे प्रॉपर वे में क्या करेंगे, टेलीकॉम सर्विसेज देंगे, जिससे जो है मैं सीमलेस सर्विसेज क्या करूँ अपने अपने लोगों को, यानी जो उनके यहाँ के अकाउंट होल्डर है उनको जो है प्रॉपर एरिया में दे सके। अब ये देखिए ये कौन सा नेटवर्क देंगे, तो इट्स वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाला कौन सा देंगे? वाइड एरिया नेटवर्क देने की बात की है। वाइड मतलब कि मतलब एक पूरे बड़े से एरिया में कहाँ कहाँ इंडियन बैंक है उन सबको देने की जो नीड है। जैसे मान लीजिए पूरा नोएडा, पूरा दिल्ली एनसीआर समझ लीजिए, पूरा दिल्ली एनसीआर हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इस पूरे दिल्ली एनसीआर में जहां जहां इंडियन बैंक होंगे उन सबको इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़ देना। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि वैन मैन लैंड, इसका डिफरेंस क्या है। अगला जो अपना टॉपिक है वो देखिए एलआईसी का। एलआईसी क्या है? टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बन गया है ग्लोबली। ठीक है, टॉप तो सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया में अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन आप देखिए तो इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। हमें से बहुत कम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि जब मरना होगा तो मर जाएंगे, और जब हम रहेंगे नहीं तो हमारे पैसे का क्या। तो इंश्योरेंस बहुत कम कराते हैं। तो इसीलिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि लोग इंश्योर अपने मतलब गाड़ियों का इंश्योरेंस, अपनी जान का इंश्योरेंस, कुछ लोग तो मतलब कोई कोई घर बनाता तो अपने घर का इंश्योरेंस। अभी अपने रिसेंट में देखा होगा कि अगर आप ट्रेन में या फ्लाइट में टिकट बुक करो तो उसका अलग से इंश्योरेंस होता है, कुछ चार्जेस लगते हैं इसका इंश्योरेंस। तो अभी जब इतना ज्यादा इंश्योरेंस को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाने लगा, तो अभी क्या है कि इंश्योरेंस की थोड़ी थोड़ी पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ना शुरू हुई है। लेकिन हमारा थोड़ा भी बढ़ना वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा बढ़ना हो जाता है। क्यों? कि अगर मान लो हमने बोला कि इंडिया में मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं और चाइना में 20 लोग रह रहे हैं,
अमेरिका में 50 लोग रह रहे हैं, उल्टा हो गया, चाइना में 50 कर लीजिए, अमेरिका में 20 कर लीजिए, इतने रह रहे हैं। अगर हमने कहा कि 2% हर कंट्री के 2% लोगों में उसका आपका इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ गया है, तो अगर 20 का 2% निकालेंगे तो कितना होगा? सिर्फ 4। 50 का 2% निकालेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? अगर इसका 2% निकाल लीजिए तो यानी कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए अगर आप देखो कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम भी होगा तो भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा होगा। और तो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ज्यादा लोग नहीं कराते, वो हम इस पे बिलीव ही नहीं करते कि अगर पहले तो मानते ही नहीं कि कभी मरेंगे, और अगर मान भी लिया कभी मरेंगे तो ये नहीं सोचते कि चलो हम इंश्योरेंस कराएं। तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन रेट इंडिया में बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट डाल रही है इसकी वजह से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ जाए। तो अभी क्या है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा है, इस वजह से जो LIC हमारे पूरा इंश्योरेंस का काम तो यही देखती है, LIC जो है वो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बन गया है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अब ये बताया किसने, ये इतना अच्छी राय दी किसने है? तो ब्रांड इंश्योरेंस की जो रिपोर्ट है, ये 100th रिपोर्ट आई है 2021 में, इस ब्रांड फाइनेंस ने बोला है कि जो है ये बना हुआ है। ठीक है, अब ब्रांड फाइनेंस क्या है? तो ये लंदन बेस्ड ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है, मतलब कि एक प्राइवेट फर्म है जो कि ये मतलब क्या करती है, डेटा देती है कि उस डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि कौन सा जो इंश्योरेंस सेक्टर है किस कंट्री का और किस नंबर पे है। राइट, आई बात समझ में? कोई दिक्कत समझ में आया? यस मैम। अब अगला देखिए, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, वो होता है ना मजदूर दिवस। तो 1 मई, मतलब ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है कि 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया है। अभी जो इंटरनेशनल वर्कर डे है, तो ये जब कह दिया गया इंटरनेशनल, मतलब हर कंट्री में मनाया गया, हर कंट्री, और हर कंट्री में वर्कर्स तो होते ही, बिना वर्कर के तो काम चलता नहीं है। तो बेसिकली क्या था कि जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल किया था, तो आपके वर्कर्स का ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल हुआ था। तो उसी समय से ये ऐसा उन लोगों की डिमांड होने लगी थी कि जब मतलब अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, तो क्या करिएगा कि आप वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करिए। और उसी स्ट्रगल, उसी उसका वो था कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसमें सामने आती है कि नहीं, हमें डेफिनेटली वर्कर्स को अपलिफ्ट करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक, तो उसी के मतलब उसी के उसमें क्या होता है कि हम ये बोला गया कि पहले वर्कर्स का जो काम था वो लगभग 14 से 15 घंटे या कहीं कहीं 18 घंटे का हुआ करता था। उस काम को रिड्यूस किया गया, 8 से 9 घंटे लाया गया, वीकली हॉलीडे लाया गया। इसके अलावा जैसे अब तो ये भी लॉ है कि आप कितना भी काम लेंगे तो आपको बीच में आपको लंच का टाइम देना होगा, जो आपके फुल टाइम इंक्लूडेड नहीं है। ओवर टाइम का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये सब क्यों आया? क्योंकि जब 1 मई 1988 से ही 1886 से ही एफर्ट होने शुरू हो गए थे, और आज की डेट में आप देखो तो कितना ज्यादा हो चुका है। आप तो आप 8 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं ले सकते, आपको वीकली हॉलीडे देना होगा, 4 घंटे के बाद आपको क्या है, उनको लंच देना होगा। इवन विमेन के लिए क्रिच फैसिलिटी आ गई है। क्रिच फैसिलिटी मतलब कि अगर कोई विमेन, अगर 50 से ज्यादा विमेन एम्प्लॉय किसी उसमें काम कर रही है, तो उसके ओनर को क्रेच फैसिलिटी देनी होगी जहाँ पे उनके बच्चे रहेंगे, और वो हर 1 घंटे में जाके अपने बच्चे को विजिट भी कर सकती है। राइट, इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट में बोला है कि अगर कोई विमेन है जो कि जॉब करने वाली विमेन है, वर्किंग विमेन है, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर कितने वीक का जो है वो दिया गया, कितने वीक की वो पेड लीव ले सकती है, कितने वीक की वो पेड लीव ले सकती है। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये सारा क्वेश्चन। 26 वीक्स की पेड लीव ले सकती है। अच्छा, इंडिया में लेबर मूवमेंट, सॉरी वर्कर्स मूवमेंट किसने शुरू किया था, जिनकी वजह से इंडिया में वीकली छुट्टी का कॉन्सेप्ट आया था? देखिए, आइडिया है? NM लोखंडे का नाम सुना है? NM लोखंडे, मुंबई में इन्होंने क्या किया था, तो तब मुंबई को मुंबई नहीं बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे में इन्होंने क्या किया, एक पूरा वो किया था, जैसे अन्ना हजारे ने किया है। उन्हीं की डिमांड पे क्या हुआ कि वीकली छुट्टी का कंसेप्ट आया इंडिया में। इसके पहले वीकली छुट्टी नहीं मिलती थी। ठीक है, NM लोखंडे, मुंबई में। अब अगला जो अपना करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड टूना डे को लेके। टूना क्या है? टूना इज अ फिश। अब ये जो फिश है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है, अगर आप बेसिकली समझे, एक बॉडी है वर्ल्ड में, जिसका नाम है IUCN। ये जो IUCN है, ये एक बुक निकालती है, इस बुक को हम कहते हैं रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक क्लासिफाई कर देती है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को के हिसाब से, कि एक हो गया आपका
क्रिटिकली एक्सटिंक्ट मतलब गायब, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इस तरीके से कैटेगरी बनाती है। तो ये देखती है कि जो की स्टोन स्पीसीज है, की स्टोन स्पीसीज मतलब कि पूरे इकोलॉजी जिस स्पीसीज पे बेस करती है उसको हम कहते हैं की स्टोन स्पीसीज। तो अगर वो गायब हो जाएंगे तो आपके इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। तो IUCN ये चेक करता है कि इस समय उनकी स्टेटस क्या है। उस स्टेटस के हिसाब से जो आपकी टूना फिश है, टूना फिश जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती जा रही थी। अब इस टूना फिश को के लिए मतलब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि टूना फिश के लिए आप काम करो, तो वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है 2 मई को। ठीक, तो वर्ल्ड ऑफ टूना डे मनाया गया। अब ये क्यों, अभी इसको वर्ल्ड है ना, तो वर्ल्ड वाली चीजों को कौन प्रमोट करेगा? यूनियन क्या है? यूनाइटेड नेशन। इसने क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द टूना फिश। एक्चुअली टूना फिश जो है आपके प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, तो लोग इसको इलीगल रूप से किल करते थे, इलीगली किल करते थे, तो टूना फिश के नंबर भी बहुत ज्यादा कम होने लगे थे। अब उसके बाद जो है 96 कंट्रीज ने मतलब साथ में आई कि हाँ हम टूना फिश को क्या करेंगे, हाँ कंजर्व करेंगे फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए। बेसिकली ये बहुत ज्यादा रिच फिश रही है टूना फिश, तो टूना फिश के कंजर्वेशन के लिए बात करी जा रही है। अब जो है इस एक, अब ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछेंगे मैंने कि रेजोल्यूशन नंबर कौन सा है, क्या है। बाकी आपको ये याद रखना है कि टूना फिश क्या है, सॉरी टूना क्या है? टूना इज अ फिश जिसको कंजर्व करने के लिए 2 मई को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूना डे मनाता है। अब ये टूना डे मनाने के लिए ये आपके यूनाइटेड नेशन को कैसे पता चलता है? तो यूनाइटेड नेशन IUCN की रिपोर्ट पे देखता है कि IUCN एक रेड डेटा बुक निकालता है। उस रेड डेटा बुक में टूना फिश जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अगर समय से हमने उसको वो नहीं दिया, समय से हमने उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगी। तो टाइमली प्रोटेक्शन देने के लिए और लोगों ने टूना फिश को लेके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया गया। ठीक, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ? अगला जो है वो आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे, हंसिए खुश रहिए, उसको प्रमोट करने के लिए। एक्चुअली अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, वो है लोनलीनेस, लोग अकेले में रह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो जोक, मतलब पहले अगर आप जोक्स का लेवल देखो तो वो संता बनता वाले जोक सुन के भी हंसी आ जाती थी, या मतलब कुछ स्टूपिड काइंड ऑफ की जो अभी के लेवल पे आप बोलेंगे ये भी कोई जोक है, उस तरह की चीजों को लेके भी आपको हंसी आती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस का लेवल था वो उतना नहीं था, हम इतना दिमाग नहीं लगाते थे चीजों पे, हम वी आर जस्ट फ्री, राइट। अभी क्या है कि स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा हम आपस में बात नहीं करते उतना ज्यादा तो हम अपने गैजेट से बात करते हैं, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से। या सबसे बड़ा दोस्त कौन? तो सबसे बड़ा दोस्त है आपका मोबाइल, जिस 1 मिनट के लिए भी निकलता है तो लगता है कि किसी ने किडनी निकाल ली। तो जो ये इस तरह की चीजें है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी लाइव चीजों से ज्यादा ऐसी चीजों पे चली गई है जो कि आर्टिफिशियल है। तो अब आर्टिफिशियल चीजें आपको हंसा तो नहीं सकती, और हंसना कहते हैं कि जैसे आपका सोना इंपॉर्टेंट है वैसे हंसना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोनलीनेस से क्या हुआ कि सोसाइटल टेंडेंसी वर्ल्ड लेवल पे बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा सोसाइटी केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि फिर अब क्या है, दुनिया को हंसाने के लिए कि वर्ल्ड लाफ्टर डे बनाया गया। वर्ल्ड लाफ्टर डे क्या है कि लोगों में हंसी को प्रमोट किया जा सके। हर इंडिया में तो इतनी जरूरत नहीं है, इंडिया में तो चलो हंसते हंसते रहते हैं। ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम है लोनलीनेस का, कि लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। मतलब वो अपने घर में क्या चल रहा है वो उनको नहीं पता होता, पर ग्लोबली क्या चल रहा है वो जरूर पता होता है। जैसे कि नहीं, हम अपने घर वालों से कम फेसबुक पे ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, तो घर वालों को नहीं पता कि लाइफ में क्या हो गया, और फेसबुक के सब दोस्तों को पता है कि सबके ये चीजें हो गई। और फेसबुक की जो वर्ल्ड है या आपका इंस्टा का वर्ल्ड है, दैट वर्ल्ड इज वर्चुअल वर्ल्ड। कोई अपना वर्स्ट चीज तो फेसबुक और इंस्टा पे नहीं दिखाएगा, सब अपना अच्छा वाला ही दिखाएंगे। मतलब अब ऊपर से फिल्टर का जो कंसेप्ट आ गया कि बेस्ट करके ही दिखाएंगे। अगर आप खड़े हैं गंगा नदी पे तो फिल्टर लगा के ऐसा दिखाएंगे कि मरियाना बीच, मराइन ड्राइव पे खड़े हैं, राइट। तो इससे जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि पूरा दुख, पूरे दुनिया का जो स्ट्रगल है, पूरी दुनिया का जो दुख है वो सिर्फ हमारे ही पास है। तो फेसबुक वर्ल्ड या इस वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से क्या है, लोनलीनेस की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब इस लोनलीनेस की टेंडेंसी की वजह से सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हंसाने के लिए कहते हैं अगर आप हंसते हैं तो कम से कम 300 से 400 लोग तो आपके वैसे ही खत्म हो जाते हैं अगर आप हंसते। इसीलिए कहते हैं ना कि आप कभी आप लखनऊ जाइए तो वहाँ पे लिखा रहता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, खुश रहिए, मुस्कुराइए। तो बहुत सारी चीजें उसकी वजह से आपके कपिल शर्मा को भी बड़ा फायदा मिल रहा है, हंसा मसा रहे हैं वो। तो ये क्या है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड इट्स मेनी हीलिंग बेनिफिट्स। ये क्या मतलब ऐसी क्या चीजें जिसकी वजह से हंसना बेसिकली अच्छा है, तो ये जो है ऑब्जर्व किया गया। हालांकि ये 1998 से मनाया जाता है, अभी जो है इसका
पेनिट्रेशन या अभी जो है इसको लेके अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले तो इतना ज्यादा नहीं था, अभी इसको लेके अवेयरनेस का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। अगला जो आपका आर्टिकल है वो है वैशाली हिवाशे के बारे में। वैशाली हिवाशे क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट विमेन बीआरओ। अब ये बीआरओ क्या है, तो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंडिया और सॉरी मतलब आपका यूपी और बिहार का बॉर्डर नहीं, बॉर्डर का मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर मिल रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा जैसे आपका इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर किस किस कंट्री से मिल रहा है, तो ये नेपाल से मिल रहा है, यहाँ पे आपके पाकिस्तान से मिल रहा है, इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान से मिल रहा है, यहाँ चाइना से मिल रहा है, इधर बांग्लादेश से मिल रहा है, इधर भूटान से मिल रहा है। तो इन एरिया में रोड बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, पूरे इंडिया में रोड पीडब्ल्यूडी बनाती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बॉर्डर एरिया में जो रोड बनाता है उसको कहते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि बॉर्डर एरिया में रोड को कंस्ट्रक्ट कराता है। तो इसमें जो अभी तक कभी भी विमेन कमांडिंग ऑफिसर नहीं रही हैं। बीआरओ जो है, बीआरओ की पहली बार वैशाली हिवासे वह कमांडिंग ऑफिसर बनी है। तो इसके लिए देखिए 2-3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक तो बीआरओ का फुल फॉर्म, फिर दूसरा बीआरओ का ऑब्जेक्टिव कि बीआरओ कहाँ पे रोड बनाती है। तो बीआरओ इंडिया में कहीं रोड नहीं बनाती है, वो सिर्फ बॉर्डर पे ही रोड बनाएगी। जैसे कि जिस जो भी स्टेट का बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर को लगता होगा, सिर्फ वहीं वो जो है रोड को कंस्ट्रक्ट कराएगी। और पहली बार कोई विमेन बनी है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यू। थोड़ा सा वैशाली के बारे में जान लीजिए कि वो महाराष्ट्र की है, और उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो टेन्योर है वो कारगिल में कंप्लीट किया है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वो पहली ऑफिसर है, विमेन ऑफिसर कमांडिंग है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वैशाली हिवासे के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हुआ। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे हमारी बाउंड्री टच होती है उनके साथ वो बॉर्डर बनाते हैं, उनके साथ उसका बॉर्डर मतलब जैसे कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो सिक्किम के पास जो दर्रा है वहाँ पे जो रोड बनाने का काम होगा वो बीआरओ करेगी, वहाँ पे पीडब्ल्यूडी काम नहीं करती, बीआरओ काम करती है, ठीक। तो उसकी ये पहली कमांडिंग चीफ बनी है, ठीक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ओके मैम, आ गया। अब अगला देखिए इंडियन आर्मी क्या किया। इंडियन आर्मी ने पहला, ये आपके करंट अफेयर में शायद आपको शेयर नहीं हुआ है, मुझे ये करंट अफेयर मिला था तो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये लगा कि भारत की जो आर्मी है वो पहला अपना ग्रीन सोलर एनर्जी लेके आई है, फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट। और ये कहाँ पे लेके आई है? सिक्किम में। ये ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का क्या मतलब है कि जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है, अब इसका मतलब युद्ध करने नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जैसे उनका खाना हो गया या पानी को ठंडा या पानी को गर्म करना हो गया, इसके लिए वो लोग क्या है कि अब गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं लेंगे, बल्कि वो जो सिक्किम में जो है वो लोग सोलर प्लांट लगाएंगे और जिसके थ्रू वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट को वहीं पे पूरा कर लिया करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल मुझे लगा था वो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बेसिकली 3 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम कंट्री है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी कब अच्छा काम करती है? जब हम अपनी बातों को एकदम आराम से बोल सके। मतलब आपने मोदी को पप्पू बोल दिया, सॉरी पप्पू तो राहुल गांधी को बोलते हैं, पप्पू बोल दिया, उनको कुछ बोल दिया, फेकू बोल दिया, तो इसका मतलब हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से भी डर ना खाएं, है ना। देखिए आप कितना सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ की मीडिया कितनी फ्री है उसके हिसाब से देखा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है कि मीडिया कितने आराम से, कितना बिना डरे वो अपनी बातें कह सकती है, उसके हिसाब से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये एक रैंक भी इशू करता है कि कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी का क्या लेवल है, उसके हिसाब से कि फर्स्ट नंबर पे हमेशा नॉर्वे, स्वीडन और यही रहते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड लेवल पे कितना अपने मीडिया को फ्री रख रही है कि वो अपनी बातें बिना डरे लोगों तक पहुंचा पा रहे। तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये 3 मई को मनाया गया है, ठीक। तो इतना जो है करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब एक बार आपने सुन तो लिया ये कथा की तरह, अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए फटाफट से। सबसे पहले बताइए कि किस कंट्री ने ड्राइवरलेस कार को बनाने के लिए ड्राइवरलेस कार को परमिट किया है? यूके। इंडिया में जो है कौन सी कंपनी है जो उसको काम करने के लिए आगे आ रही है? टेस्ला। टेस्ला के जो ओनर है वो कौन है? इलॉन मस्क। वेरी गुड। अब अगला बताइए कि क्या डे मनाएगा, कब मनाया गया? कौन सा? वर्ल्ड टूना मनाया गया, मनाया जाता है सेकंड भाई, सेकंड डे। वेरी गुड। टूना क्या है? टूना क्या है? फिश। इस ये वर्ल्ड टूना डे मनाने के लिए किसने कहा है? किस बॉडी ने बोला कि हम वर्ल्ड टूना डे मनाएंगे?
यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट लेगी किससे? आईयूसीएन से, उसके बेसिस पे वर्ल्ड टिकटॉक डे मनाया जाएगा। आई बात समझ सकते हो? तो मनाएगा कौन? यूएन। रिपोर्ट कौन किससे लेगा? आईयूसीएन से। आईयूसीएन से रिपोर्ट लेके यूएन मनाएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वैशाली हिवासे कहाँ की कमांडिंग चीफ बनी है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन चाइना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया चाइना नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो क्या काम करती है? सारे बोर्डों के लिए, मतलब उसमें बॉर्डर्स पे रोड पे आते हैं। चाइना में लिखा हुआ था। नहीं, अभी जो आपकी ये वैशाली हिवासे, वो तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे इनके पोस्टिंग हुई है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सारे बॉर्डर्स को कवर करती है। तो अगर आपसे पूछे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नाम इंडियन चाइना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका नाम रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो पूरे बॉर्डर्स को कवर करता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, लेबर डे, वर्ल्ड लेबर इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? 1 मई। फर्स्ट में। इंडिया में लेबर मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वीकली हॉलीडे का कंसेप्ट आया है? वो नाम बताया था? एनएम लोखंडे। वेरी गुड, एनएम लोखंडे। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको एक चीज बताई थी, लोन वेवर। व्हाट इज लोन वेवर? लोन की माफी। लोन की माफी। गुड। अच्छा, ऋण इसके माफी। बाद ऋण माफी। अच्छा, जन धन योजना की टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ जन धन योजना? अपना खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता। हाँ, मेरा अपना खाता ही हो भाग्य। गया वो। अच्छा, अभी जो एक रिपोर्ट आई है, तो किस रिपोर्ट ने बोला है कि एलआईसी जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली? किसने बोला है? ब्रांड फाइनेंस 100th रिपोर्ट में लंदन बोला है। बेस्ड ब्रांड लंदन बेस्ड। वैल्यूएशन। हाँ। हाँ, अब वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? 2 में। सेकेंड में। सेकेंड में, थर्ड में नहीं, सेकेंड में। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? 3 में को। थर्ड में को। इसमें क्या देखते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या देख के, मतलब क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? ये गवर्नमेंट को रिमाइंड कराने के लिए है कि उनकी तरफ से डेमोक्रेसी में जो प्रेस को फ्रीडम दी गई है, उनके एथिक्स वगैरह के लिए, ये पता नहीं क्या था। व्हाट इज एनपीए? एनपीए का भी कांसेप्ट आपको पता था? व्हाट इज एनपीए? एनपीए क्या था? नॉन परफॉर्मिंग नॉन एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट। ऑफ द बैंक। अच्छा, अब तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप बताओ मेरे को कि सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसीज है जो कि आरबीआई इंफॉर्मेशन, पॉलिसी टूल्स हैं इंफॉर्मेशन जो को कि, हाँ, मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए करते हैं। ठीक है। और जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को मैनेज करती है तो क्या कहते हैं उसको? जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को मैनेज करती है तो कौन सी पॉलिसी होती है? ठीक है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जब कुछ फिजिकल, करती है तो कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, और जब फिजिकल, आरबीआई कुछ करती है तो उसको कहते हैं मॉनेटरी मॉनेटरी। पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, सीआरआर, एसएलआर में अब बताओ क्या डिफरेंस है? सीआरआर में क्या होगा और एसएलआर में क्या होगा? बहुत बार पूछता है ये। बैंक के जो फंड्स होते हैं उसका उसका कुछ परसेंट यानी कि 4% आरबीआई के पास रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जबकि एसएलआर में जो फंड्स होते हैं वो बैंक के पास ही रिजर्व रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इन दोनों के थ्रू वो क्या करेगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ये सारी। अच्छा, एक चीज और, ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कौन सी मतलब कौन करनाल ने बोला है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो करनाल कौन से स्टेट में है? हरियाणा। 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 आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के होंगे। है नहीं पर पता है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, वो तो है भाई, वो वीराना थोड़ी है। नहीं, चलिए। हमारे जानने वाले। अच्छा। अच्छा, लैंड, मैन, वैन, कैन का फुल फॉर्म बता दीजिए। लैंड का फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कैन का? कैंपस एरिया नेटवर्क। वैन का? वाइड एरिया नेटवर्क।
इसमें से कोई भी ग्लोबल नहीं है, ठीक है। अभी ग्लोबल का हाँ, ग्लोबल का मतलब था मतलब नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे भी अभी नहीं आ पाया। अगर एक नेशनल लेवल का बना दें तो पूरे इंडिया में रिचार्ज कौन करेगा? तो हम सब लोग अपना अपना पैसा कटाएंगे, मोदी जी करेंगे। अभी वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना तो रिच ही नहीं हो सकती टेक्नोलॉजी। तो देखो धीरे धीरे कभी प्राइवेट कंपनीज तो है ना नेशनल लेवल पे। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट कौन सी है जो पूरे पूरे भारत में दे? मतलब पूरे भारत में जैसे जियो है तो पूरे भारत में वो दे रही, हो सकता है मेरा मोबाइल भी जियो का, आपका भी है, लेकिन वो अलग अलग है ना। मेरा इंडिविजुअल का अलग, हम सबका आपस में कनेक्टेड थोड़ी है, जैसे बैंकों का आपस में कनेक्टेड होता है, तो वो कनेक्शन अभी नहीं है। जब पूरा ऐसा हो जाएगा तो नेशनल लेवल का बन जाएगा, नैन हम करेंगे, नेशनल आईडी नेटवर्क। तो चलिए आज का आपका करंट अफेयर्स यहीं तक। अब शायद आपकी वेंसडे को आई गेस क्लास नहीं, वेंसडे को नहीं, सैटरडे को क्लास, सैटरडे को। तो सैटरडे को जो पूरे वीक का होगा, मैंने उनको बोला था सोहेल सर को कि मेरे को शेयर करते जाओ कि आप लोगों को क्या शेयर कर रहे हैं। उसके मैंने पीपीटी हालांकि रोमा को शेयर कर दी, आपको मिल जाएगी। और अगर पॉसिबल होगा, अभी नहीं, मंडे को जो सैटरडे के क्वेश्चन, मतलब सैटरडे को जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चंस भी दे दिया करूंगी। तो अब 2 बार तो देना पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन, पर सैटरडे की जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस भी देते जाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ठीक। तो आज की क्लास बस यहीं तक। This is for today and have a nice day for the week ahead. Thank you, ma'am.